सबको नमस्कार। इस वर्ष का ज्ञान विषय भी समग्र शिक्षा योजना है और मेरा व्यक्तिगत अध्ययन का विषय भी समग्र शिक्षा योजना है। तो मुख्य विषय तो यही है कि 140 करोड़ लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था का विचार करना, यही समग्र शिक्षा है, समग्रता में विचार करना। तो मैंने विषय चयन किया। हम जानते हैं कि 1773 से हमारी शिक्षा का यूरोपीकरण होना शुरू हो गया। इसके बाद 1835 में मैकॉले की जो शिक्षा थी वो प्रस्तावित होना शुरू हुआ। ऐसा नहीं था कि इस समय में हमारे शिक्षा का जो ह्रास हो रहा था, इसके भारतीयकरण करने का, राष्ट्रीय शिक्षा करने का प्रयास नहीं हो रहा था। 1866 से प्रयास शुरू हुए। वो प्रयास शुरू हुए, इसमें राजनारायण बासु, कुछ ऐसे महापुरुषों का मैं उल्लेख करूंगा यहाँ, फिर हम विषय की ओर आगे जाएंगे। राजनारायण बासु ने, उन्होंने मातृभाषा, भारतीय खान पान, वेशभूषा, अपनी जीवन शैली और भारतीय ज्ञान संपदा के लिए इस देश में आग्रहपूर्वक अध्ययन और चिंतन प्रस्तावित करने का प्रयास किया। रविंद्रनाथ जी ठाकुर ने भी शांति निकेतन, श्री निकेतन, विश्व भारती जैसे 3 असाधारण प्रभावी संस्था के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा की प्रतिष्ठा करने का प्रयास किया। श्री अरविंद ने देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय विद्यालयों और महाविद्यालयों की श्रृंखला का प्रारंभ किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक स्कूलों के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा का प्रयास किया। महात्मा गांधी ने भी बुनियादी शिक्षा के माध्यम से प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद, भगिनी निवेदिता, इन्होंने वैचारिक दृष्टि से भी राष्ट्रीय शिक्षा को स्थापित करने का देश में प्रयास किया। इन महापुरुषों ने 1866 से प्रयास तो शुरू कर दिए, परंतु वो प्रयास इतने प्रभावित नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? तो वो 3-4 कारण बताऊं। इनके कारण तो बहुत है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा के जो प्रयास शुरू होने चाहिए थे वो विलंब से शुरू हुए। 1773 से यूरोपीकरण शुरू हो गया था और 1866 में इन्होंने प्रयास शुरू किया। तब तक तो बहुत सारी हमारी शिक्षा व्यवस्था को हानि हो चुकी थी। दूसरा, शासन का समर्थन तो था ही नहीं और हो ही नहीं सकता। तीसरा था कि ये जो प्रयास करने वाले थे वो अधिकतम ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था में पढ़े हुए थे। ये सबसे बड़ा गंभीर कारण था। तो इसके कारण से शिक्षा की व्यवस्था हम नहीं बिठा पाए। अभी हम अपने विषय की ओर जाए तो हमारी जो समाज व्यवस्था है ये कुटुंब केंद्रीय है। आजीवन शिक्षा का विचार करना है तो लोक शिक्षा का भी विचार करना हमें जरूरी लगता है। अत्यंत व्यापक रूप से सभी के लिए शिक्षा, समृद्धि निर्माण, शिक्षा और जीवन दृष्टि से अपने कार्य को ओतप्रोत करना, व्यापक रूप में ये कार्य करना अभी आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी लगता है। समृद्धि निर्माण करने के लिए और उसका आधार संस्कृति बनाने के लिए कुटुंब शिक्षा, एक एक व्यक्ति का जीवन विकास कैसे हो और वह एक बाइंडिंग फोर्स कैसे बने, माने संपूर्ण विश्व वसुधैव कुटुंबकम जब कहते हैं हम, तब आत्मीयता के संबंध के आधार पर संपूर्ण विश्व एक एक हो, परंतु उसका प्रारंभ कुटुंब से हो। व्यक्ति एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े और फिर इसकी विभिन्न इकाइयां बनकर कुटुंब कैसे जुड़े, जाति कैसे जुड़े, राष्ट्र कैसे जुड़े। इकाइयां बढ़ती जाती है, बड़ी होती जाती है, परंतु बाइंडिंग फोर्स एक ही रहता है। और इस बाइंडिंग फोर्स को खाद पानी देने का काम कुटुंब में होता है। इस प्रकार से 140 करोड़ जनसंख्या के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा के प्रश्न का हल करना
हल निकालना, प्रयास करना, ये हमारी शिक्षा योजना का अंग है। इसके लिए हम इसको समग्र शिक्षा योजना कहते हैं। समग्रता में विचार करते हैं इसका। अब ये समग्र शिक्षा जो है इसकी इस प्रकार की, इसके लिए हमें विश्लेषण करके चरणों में, तो एक के बाद एक, दूसरे के बाद दूसरा, तीसरी योजना ऐसे करनी होगी। अब हमें देश के लिए शिक्षा की योजना का स्वरूप कैसे हो सकता है, इसका विचार करना है तो हमें कुछ आयामों में विचार करना पड़ेगा। जैसे 5 आयाम मैंने पहले सत्र में प्रस्तावना में बताए थे कि देश के लिए 140 करोड़ लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा था भारतीय ज्ञान की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। शिक्षा के ज्ञानात्मक और व्यवस्था पक्षों की एक साथ हमें चर्चा करनी चाहिए। भारत के दीर्घ अतीत को वर्तमान विश्व स्थिति तथा देश की स्थिति का संदर्भ लेकर हमें चिंतन करना चाहिए। राष्ट्र का परम वैभव और विश्व कल्याण इस शिक्षा योजना का परम लक्ष्य होना चाहिए। ये 5 जो आयाम है, वो 5 आयामों पर हमें समग्र शिक्षा की स्वरूप का विचार हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में करना चाहिए। इसको हम थोड़ा विस्तृत थोड़ा समझे तो देश में 140 करोड़ लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि भारत हमेशा ज्ञाननिष्ठ देश रहा है। व्यक्तिगत से लेकर राष्ट्र जीवन तक के सर्व प्रकार के प्रश्नों के उत्तर इसने ज्ञान में ही खोजे हैं। यह ज्ञान केवल उच्च स्तर के विद्वज्जनों तक सीमित नहीं रहा है, वह देश के सर्वजन समाज तक पहुंचा है। वेदों के मंत्र दृष्टा ऋषियों से लेकर खेतों में कृषि कार्य करने वाले निरक्षर कृषक तक एक ही ज्ञान प्रस्तुत है, और जिन जीवन को ये अंतर्बाह्य सरोबार करता रहा है। ज्ञान के इतने व्यापक प्रसार की व्यवस्था कैसी रही और आज वह व्यवस्था कैसे हो सकती है, उसका विचार हमें करना चाहिए। दूसरा है भारतीय ज्ञान की प्रतिष्ठा हो, ये अनिवार्य रूप से आवश्यक है। ये एक निर्विवाद गृहीत है। भारतीय ज्ञान संकल्पना को सम्यक रूप में जानना ये प्रथम कार्य है। ज्ञान की प्रतिष्ठा होने का तात्पर्य केवल विद्वज्जनों में है, उसकी मान्यता होना नहीं है। उसका तात्पर्य है कि देश में इस ज्ञान के आधार पर चलना चाहिए। देश भी इस ज्ञान के आधार पर चलना चाहिए। इस कथन का भी तात्पर्य यह है कि देश की सारी व्यवस्थाएं, नीतियां, गतिविधियां इसके आधार पर चलनी चाहिए। शिक्षा के ज्ञानात्मक तथा व्यवस्थात्मक पक्ष का एक साथ चिंतन करना चाहिए। शिक्षा का ज्ञानात्मक पक्ष भारतीय होना चाहिए, इस बात पर तो सबकी सहमति होती है, परंतु व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षा स्वायत्त होनी चाहिए, इस विषय का आग्रह और स्पष्टता कम दिखाई देती है। साथ ही निःशुल्क शिक्षा, अर्थनिरपेक्ष शिक्षा की संकल्पना भी स्पष्ट होना आवश्यक है। ज्ञानात्मक पक्ष, व्यवस्थात्मक पक्ष और आर्थिक पक्ष एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। यह बात भी समझ में आना आवश्यक है। वर्तमान विश्व स्थिति, देश स्थिति और प्राचीनता का संदर्भ लेकर योजना बनाना आवश्यक लगता है। भारत का ज्ञान सनातन रहा है। चिर पुरातन नित्य नूतन को ही सनातन हम कहते हैं। निरंतर चलने वाली इस ज्ञान परंपरा से ही पुरातन नूतन बनता रहता है। भारत की ज्ञान परंपरा खंडित हुई है। इस खंड को पाटना, पुरातन को नूतन के रूप में प्रस्तुत करना और वर्तमान समय और स्थिति में प्रासंगिक बनाना, यह एक अहम कार्य है। तो भारत का ज्ञान विश्व कल्याणक रहा है। राष्ट्र के परम वैभव की प्राप्ति ये शिक्षा का लक्ष्य है। परम वैभव का अर्थ है अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति। अभ्युदय का अर्थ है सर्व प्रकार की भौतिक समृद्धि। निःश्रेयस का तात्पर्य है परम कल्याण की प्राप्ति। दोनों की प्राप्ति हो ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाना हमारा लक्ष्य है।
शिक्षा योजना के विभिन्न आयामों के बारे में इस प्रकार के विचार किया जाना चाहिए। एक है सबके लिए शिक्षा। इस मुद्दे की चर्चा हमने पहले मुद्दे में ही की है। दूसरा है आजीवन शिक्षा। व्यक्ति का इस जन्म का जीवन गर्भाधान से शुरू होता है और अंत्येष्टि तक चलता है। हम जन्म जन्मांतर को मानते हैं। गर्भाधान इस जन्म को पूर्व जन्म के साथ तथा अंत्येष्टि तक जन्म को पूर्व जन्म के साथ जोड़ती है। इस जन्म में भी शिक्षा हमारी आजीवन चलती है। यह शिक्षा कैसी हो और कैसी चले, इसका चिंतन करना हमें आवश्यक लगता है। सार्वत्रिक शिक्षा केवल विद्यालय में नहीं होती, वह घर में भी, समाज में भी, हर कार्य क्षेत्र में होती है। विभिन्न रूपों में होती है, विभिन्न पद्धति से होती है, विभिन्न माध्यमों से होती है। ऐसी शिक्षा का चिंतन करना चाहिए। केवल व्यक्ति की शिक्षा नहीं, समाज की तथा देश की शिक्षा का विचार नहीं करना चाहिए। शिक्षा दी जाएगी प्रत्यक्ष व्यक्ति को, परंतु उसका संदर्भ राष्ट्र होना चाहिए। शिक्षा अध्यात्मनिष्ठ तथा धर्मानुसारिणी होनी चाहिए। भारतीय जीवन दृष्टि के आत्मतत्व को हमने अधिष्ठान के रूप में स्वीकृत किया है, अतः शिक्षा का भी ये वही अधिष्ठान होना चाहिए। सर्व प्रकार की व्यवस्थाओं का मुख्य कारक धर्म है, अतः धर्म सिखाती है वही शिक्षा है। ऐसे सूत्र का स्वीकार भी हमें करना चाहिए। समग्र शिक्षा योजना का तंत्र कैसे स्थापित हो सकता है, इसका चिंतन भी हमें करना चाहिए। इस योजना में शासन, प्रशासन, व्यवस्था, अर्थ क्षेत्र, विश्वविद्यालय, समाज आदि की क्या भूमिका हो, यह भी विचारणीय विषय है। इसमें माता पिता और शिक्षक की भूमिका क्या हो, यह भी एक विषय है। इस योजना का सूत्र संचालक कौन होगा, नेतृत्व कौन करेगा, इसके सहयोगी के रूप में कौन होगा, ये निश्चित करना बहुत आवश्यक है। इस शिक्षा की जो व्यवस्था है, समग्र शिक्षा की, मैंने पूर्व में बताया कि कई महापुरुषों ने प्रयास किया परंतु वो विफल गए। इसके बाद संघ के भी अन्य संगठनों ने, शैक्षिक संगठन प्रयास कर ही रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं, परंतु आज हम देख रहे हैं कि फिर भी आज देश में शिक्षा की क्या स्थिति है। तो इसीलिए हमने एक समग्र शिक्षा योजना का विचार किया कि शिक्षा समग्रता में विचार करना है। शिक्षा का अभी जो विचार हो रहा है, कुछ बातों पर ही विचार हो रहा है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बता सकता हूँ, कुटुंब शिक्षा है, बड़ी शिक्षा है कुटुंब की शिक्षा। तो कुटुंब शिक्षा के लिए हमारे संघ के संगठन भी विचार करते तो 8 या 10 बातों पर विचार करते हैं। समग्रता में इसका विचार नहीं होता है। हम कहते हैं ना, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक शिक्षा होनी चाहिए, इसका हम विचार नहीं करते। तो ये विचार पुनरुत्थान विद्यापीठ ने किया कि शिक्षा होनी चाहिए गर्भाधान से अंत्येष्टि तक की शिक्षा। इसमें गर्भाधान की शिक्षा भी है, युवावस्था, किशोरावस्था, बाल अवस्था, वृद्धावस्था। आपने देखा होगा, एक गोष्ठी हमने की थी कुटुंब में आजीवन शिक्षा पिछले वर्ष में। इतने सभी आयु के गट हमने बनाए थे, इसमें रमणीय वृद्धावस्था तक का गट था। तो ये क्या है, ये समग्र शिक्षा योजना है। ये सभी तरह की शिक्षा का हमने नियोजन किया है इसमें, क्योंकि ये जो शिक्षा नहीं मिली है, इस शिक्षा का हमने पूर्व में विचार नहीं किया है। इसीलिए आज हम जो पश्चिमीकरण की शिक्षा है, इनको हम छोड़ नहीं सकते और इसमें हम गर्त होते जा रहे हैं। क्योंकि हमारा मानस ऐसा बन गया है कि विद्यालयीन शिक्षा है वही शिक्षा है, वो हमको पूर्व में मन में डाल दिया है अंग्रेजों ने कि हम जो विद्यालय में जाके पढ़ते हैं वही शिक्षा है, इसके आधार पर ही हमारा जीवन जीना है, इसमें जो लिखा है वही सही है। तो हम इसी में चले गए। तो हमें समग्रता में विचार करके कुटुंब में जो मुख्य शिक्षा हमारी होती है वो गर्भाधान से शुरू होती है और अधिकतम शिक्षा हमारे कुटुंब में मिलती है। वो शिक्षा मिलनी हमको आज वर्तमान समय में मिलना बंद हो गया है। इसीलिए शिक्षा में जो विकृति दिख रही है आज की समय में, वो इसी का कारण है। तो हमें
समग्रता में विचार करके, समग्र शिक्षा का विचार करके, सभी आयामों में शिक्षा का विचार करके समाज को इस तरफ ले जाना होगा। इसीलिए हम 140 करोड़ देशवासियों के लिए शिक्षा का स्वरूप का विचार कर रहे हैं। तो हम इसको सभी आयामों में विचार करेंगे, सभी तरह की शिक्षा का विचार करेंगे। धर्मानुसारी शिक्षा, अर्थ निरपेक्ष शिक्षा, हर एक प्रकार की जो आयाम है शिक्षा का, इस आयामों का विचार करके हम शिक्षा को स्थापित करने का इस विद्यापीठ द्वारा प्रयास करेंगे। और इस प्रयास करना है तो हमें बहुत अच्छी तरह इस शिक्षा व्यवस्था को समझनी पड़ेगी, हमारे अंदर जीवन में इसको लाना पड़ेगा। इसके बाद ही हम इस शिक्षा को देश में प्रस्तावित कर पाएंगे। पहले हमको तैयार होना पड़ेगा, हमें सभी आयामों में इस शिक्षा को समझना पड़ेगा, और समझने के बाद हम इस शिक्षा को देश में प्रतिष्ठित कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इतनी बात करके मैं मेरी बात पूर्ण करता हूँ। मेरे जीवन के कुछ अनुभव रखना चाहूँगा इस विषय पे, क्योंकि ये मेरा पसंदीदा विषय है। मैंने बहुत से मैया गुरुकुलों में जो है अपना समय व्यतीत किया, और वहाँ से कुछ ना कुछ प्राप्त किया। जैसे कि पूर्व चर्चा में विपुल भाई ने बताया था कि पूज्य श्री दयानंद जी ने, पूज्य श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, अनंतर महापुरुषों ने बहुत कार्य किया, फिर भी उसमें सफलता नहीं मिल पाई। तो उसके अनेक कारण रहे हैं, पर एक हमने कथा सुनी थी धर्म संघ के गुरुकुल के अंदर, जो राइस नगर के अंदर श्री गंगानगर में विराजमान है। तो उस कथा का सार ये था कि दो गधे जो है वो कुछ बोझ लेके जा रहे थे। तो एक गधा थक गया बेचारा, तो उसने दूसरे गधे से कहा, मित्र मेरी कुछ मदद कर दो, मैं थक गया हूँ और मेरा कुछ बोझ जो है आप ले लीजिए। तो थोड़ी सी ऊंचान है, ये ऊंचाई का हिस्सा है, ये पूरा हो जाएगा, फिर मैं आपका बोझ मैं ले लूँगा और मिलजुल कर अपने इस कार्य को पूर्ण कर देंगे। उसने कहा नहीं, मैं आपका बोझ नहीं उठाऊँगा, मैं तो मेरा ही बोझ उठाऊँगा, आप अपना बोझ लेके चलें। तो वो बेचारा थका हुआ था, कुछ दूर चलने के बाद में वो अत्यधिक कमजोरी से वहीं उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब थोड़ी दूर जब प्राण त्याग दिए तो उसका पूरा बोझ जो है वो तो थोड़ा सा ही दे रहा, तो पूरा बोझ मालिक ने उस पर लाद दिया। अब वो भी थोड़ी दूर चला और उसने भी प्राण त्याग दिए। तो सहयोग, अगर वो थोड़ा सा सहयोग कर देता, थोड़ा सा वजन उसका ले लेता, तो वो भी बच जाता और वो भी बच जाता, और दोनों अपनी यात्रा को पूर्ण कर देते। तो ऐसे ही इस गुरुकुल की यात्रा को जब हमने हमारे जीवन में देखा, तो धर्म संघ का गुरुकुल है श्री राइस नगर, श्री गंगानगर में। वहाँ के आचार्य हैं पूज्य श्री सज्जन जी तिवारी। वर्तमान समय में ऋषि परंपरा क्या होती है, ऋषि का जीवन क्या होता है, ये हमने अपने प्रत्यक्ष आंखों से उनके यहाँ देखा है। उन्हें कह सकते हैं वर्तमान के ऋषि। वास्तव में उन्होंने हजारों बालकों को स्वधर्म में लगा दिया, हजारों बालकों को, और निस्वार्थ भाव से अपना पूरा जीवन जो है ऋषि परंपरा के तहत वहन कर रहे हैं। पूज्य श्री मलुपीठ वाले महाराज जी, राजेंद्र दास जी महाराज जी उन्हें गुरु जी के रूप में संबोधित करते हैं। उत्तर भारत में विद्वानों की गोष्ठी हुई श्री सरयू जी के किनारे श्री अयोध्या धाम में, तब सब विद्वानों ने एक मत से उन्हें ऋषि माना। और दूसरा हम विद्यालय गुरुकुल कहेंगे, बड़ा आदित्य गुरुकुल है, वैष्णव विवेक विद्यालय जयपुर के अंदर है, इसे चला रहे हैं उपेंद्र सिंह शेखावत। तो उनका एक सूत्र है जीवन जीने का विज्ञान, अभाव और प्रभाव से मुक्ति। तो वहां जो बालक है वो दिव्य है, दिव्य अति दिव्य बालक है। ऋषि परंपरा हमने देखी धर्म संघ गुरुकुल राइस नगर में। और दिव्य बालक क्या होते हैं, जो गर्भस्थ संस्कार से, जो हमारी नियमावली से जो आते हैं, माता पिता शुद्ध जीवन आचरण करें, शुद्ध पवित्र जीवन हो पिता का माता का, ब्रह्मचार्य को साधें। तो आप उपेंद्र सिंह जी ने मतलब अपने जीवन में ब्रह्मचार्य को साधा 30 वर्ष तक, और साधु बनने के लिए जीवन में अग्रसर थे। सदगुरु भगवान की आज्ञा हुई, और उनकी आज्ञा से वो जब गृहस्थ जीवन में आए, कोई विश्वास नहीं करेगा पर मेरे को विश्वास है, स्वयं प्रत्यक्ष हनुमान जी महाराज जी ने प्रकट होकर उनके विवाह संस्कार समारोह में जो उपस्थिति प्रदान की, प्रत्यक्ष हनुमान जी महाराज जी ने। और संतों के वचन है, सिद्ध संतों के इस विषय को लेकर।
तो जहाँ स्वयं साक्षात हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए, जिन्हें गृहस्थ जीवन में प्रवेश करवाए, तो उनकी संतति कितनी दिव्य होगी, इसका अनुमान लगाना ही अपने आप में दिव्य है। तो वो दिव्य बालकों के संग गुरुकुल चलाते हैं, वहाँ के बालक बहुत दिव्य हैं। तो वहाँ ऋषि मिले हमें, वहाँ दिव्य बालक मिले वैष्णव विवेक विद्यालय में। फिर हम आए पुनरुत्थान विद्यापीठ में। यहाँ का तो क्या बताएं कि यहाँ तो आचार्य जो है उनका निर्माण होता है। आचार्यों का निर्माण देखा यहाँ पे आके एक बहुत बड़ी बात हमें पता चली। आज तक हम सोचते थे मैया हम पे संतों की कृपा है, पर वास्तविक कृपा का ज्ञान हमें यहाँ आके आया कि गुरु कृपा तब मानी जाती है जब आपके दोषों का आपको अनुभव होने लग जाए, आपके भीतर आपके दोष दिखने लग जाए। तो पुनरुत्थान में आने के उपरांत हमें हमारे दोष नजर आने लगे मैया। ये पुनरुत्थान का जो है वास्तविक जो कृपा क्या होती है, ये हमने पुनरुत्थान में आके माना कि थी। वास्तविक जो है आचार्य का जीवन क्या होना चाहिए, जीवन शैली क्या होनी चाहिए, मतलब समय का जो है नियमितता क्या होनी चाहिए, समय भगवान होता है, ये पुनरुत्थान में आके माना। मतलब समय बिल्कुल जो है ना 7 बजे शुरू होना है तो 7 बजे ही शुरू होना है, 7 से 8 का सदुपयोग होना है, फिर 8 से 9 का सदुपयोग होना है, बिल्कुल समय का सदुपयोग। समय को परमात्मा के अनंतर कहीं देखा नहीं गया, ये पुनरुत्थान से हमने पाया। और जो आपसे पुनरुत्थान से हमने ये पाया कि समग्र रूप से जो है चिंतन करना, एकाकी चिंतन नहीं करना। बाकी तो सब जगह कहीं एकाकी चिंतन की बात मिलती है, जो ये विषय भी समग्र चिंतन का है, तो ये पुनरुत्थान से हमने पाया। तो ये सब अगर मिल जाए, हमारा कहने का मतलब ये जो पूर्व कथा की है, सहयोग हो जाए एक दूसरे का। वहाँ ऋषि हैं धर्म संघ के अंदर, वहाँ दिव्य बालक है, और यहाँ जो है निर्माण होता है। तो ये इन सब का जब मिलन हो जाए तो अपने आप में सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बस ये जो है ना, ये मिलन ही नहीं हो पा रहा था मैया, जो हम हमारी अल्प बुद्धि से समझ रहे हैं कि समस्या ये थी कि मिलन नहीं हो पा रहा था आपस में। तो सबका मिलन हो जाए, और सब मिलन होकर जब सब दिव्य अपने आप में मिलेंगे तो दिव्यतम चीज से दिव्य उत्पत्ति होगी। और महापुरुषों से सुना है ये तरंगों का संस्कार है, संसार जो है तरंगों का है। तो विचार जब सबके सर्वोत्तम हो जाएंगे तो संसार भी सर्वोत्तम हो जाएगा, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जय जय श्री राधे राधे। कैसी होनी चाहिए, इसके क्या आयाम हो सकते हैं, वो 5 आयामों में अभी वर्ष भर गत वर्ष में जो चिंतन सत्र चले हैं, हम राम विद्यापीठ की व्यवस्था ही यही है कि 40 करोड़ देशवासियों के लिए शिक्षा का प्रबंध करना। परंतु पितामही विद्यापीठ और व्यास विद्यापीठ में ताई ने जो मैं कह रहा था अनेक विषयों में शिक्षा होनी चाहिए। इस विषयों को ने पुरुषार्थ की शिक्षा है, अर्थनिरपेक्ष शिक्षा है, इसके बारे में एक सत्र हुआ है। तो मुझे लगता है कि हम लोग ये 3 पुस्तिकाओं का पठन करेंगे तो इससे जो समग्र शिक्षा का विषय है वो हमें थोड़ी इसमें स्पष्टता आएगी, ऐसा मुझे लगता है। हम अनुक्रमणिका देखेंगे तो भी अभी जो बात हुई, सारे लोगों के मन में प्रश्न था, इन विषयों को इसमें सम्मिलित किया है। तो इन विषयों को हमें पढ़ना चाहिए। तो हमें, क्योंकि ये विषय तो बहुत बड़ा है और समय भी लगने वाला है, ऐसा नहीं है कि 2 वर्ष में परिवर्तन हो जाएगा। तो इस विषय को गहनता से समझने में भी समय लगेगा, और बहुत अध्ययन और विचार चिंतन रूपी अध्ययन के बाद ये विषय को समझ में आएगा पूर्ण रूप से। तो हमें ये 3 चिंतन सत्र की जो पुस्तिका है इसका अध्ययन मुझे लगता है कि करना चाहिए। तो जो समग्र शिक्षा का विषय है वो स्पष्टता, और आगे भी चिंतन सत्र होने ही वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे विद्यापीठ की अभी कल्पना भी हम कर रहे हैं। विश्वकर्मा विद्यापीठ है, कुबेर विद्यापीठ है, ऐसे विद्यापीठों की भी हम विचार कर रहे हैं, इसकी संकल्पना क्या हो सकती है। वो भी हम आगे इस विषय में भी जाएंगे। परंतु अभी जो जितना चिंतन हुआ है तीनों विद्यापीठ का, वो हमें समझना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।